लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शबाना डागर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये डागर घराने से संबंध रखती हैं। उस्ताद इमामुद्दीन खां डागर इंडियन म्यूज़िक आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की निदेशक हैं। इसके साथ ही दी डागर आर्काइव्स म्यूज़ियम के भी निदेशक हैं और संगीत की कला को इसके माध्यम से बहुत ऊंचाइयों तक ले जा चुकी हैं। इनके पास अनेक पुरस्कार हैं। इस यात्रा में उन्होंने क्या क्या पड़ाव तय किए और संगीत से किस तरह का जुड़ाव है, इसके बारे में आज हम उनसे जानेंगे। शबाना जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते अमृता जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ इसके लिए। आपका काम बहुत ही अनूठा है। जिस घराने को लेकर आप चल रही हैं, डागर घराना, ये ध्रुपद गायकी के लिए जाना जाता है और भारत का बहुत ही नामी घराना है ध्रुपद के क्षेत्र में। मेरा पहला सवाल यहीं से है, आपने गायकी क्यों नहीं स्वीकारी या की? हाँ, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और मुझे लगता है मेरे हर इंटरव्यू में ये सवाल ज़रूर किया जाता है। नहीं, देखिए, इसके पीछे वजह ये है कि जब आप इतनी डेडिकेटेड हैं और आपने इतने मनोयोग से इसके सारे कार्यक्रम खुद बनाए, आगे तक पहुंचाया, इस संगीत को इतनी ऊंचाइयां दी, तो स्वाभाविक है कि मन में आएगा कि आपने गायन को क्यों नहीं अपनाया। जी, तो ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये सवाल जितनी बार भी किया गया मैंने उसको उतनी बार बड़े ही जोश के साथ इसका जवाब दिया और कहीं-कहीं थोड़ा-सा अफ़सोस भी है क्योंकि वो जो मैं संगीत नहीं सीख सकी क्योंकि ये एक जैसा आप लोग सब जानते हैं कि जो हमारा घराना है वो तकरीबन 300-400 साल पुराना घराना है। उस वक़्त लड़कियों को गाने की इजाज़त नहीं थी, पर्दा सिस्टम था और ध्रुपद एक मेल ओरिएंटेड गायकी है, जहाँ पे महिलाओं का कोई दखल ही नहीं है क्योंकि और आज भी आप देखें तो हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। उस वक़्त तो बहुत दौर था। नहीं, लेकिन आज देखिए ध्रुपद बहुत महिलाएं गा रही बिल्कुल, हैं। बिल्कुल आज बहुत सारी महिलाएँ गा रही हैं और बहुत खुशी से गा रही हैं और बहुत अच्छा गा रही हैं। पर उस दौर में वो सब चीज़ें नहीं थी और पर्दा सिस्टम था तो किसी ने सीखा नहीं और किसी भी फैमिली की महिला ने ये कभी हिम्मत भी नहीं जुटाई कि वो पूछें, ये सवाल करें आपने कि पूछा था? मैंने ज़रूर पूछा था, ये बात मैं कहूँगी। मैंने पहली महिला है जिसने इसके जी, मैं आवाज उठाई। जी, मैं इस फैमिली की पहली लड़की हूँ जो काम करके मतलब अपने आप को लोगों के सामने लेकर आई इस काम के थ्रू, ध्रुपद के थ्रू या हमारी जो परंपरा है उसके थ्रू। तो ये मैंने सवाल पापा से भी कई बार करा तो पापा ने भी वही जवाब दिया कि उस वक़्त पर्दा सिस्टम था और किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया जबकि फैमिली में सब लोगों की आवाज़ें बहुत खूबसूरत है। सब बहनों की, मेरी मम्मी की आवाज़ बहुत अच्छी, मासियों की, बुआओं की, सब लोगों की आवाज़ें अच्छी, पर गाने की इजाज़त नहीं और ना सिखाया और इतना एक खौफ था उस टाइम में कि वो लोग कभी नहीं उन्होंने ये सवाल किया कि नहीं सिखाया। पर कहीं न कहीं अंदर सबके मन में ये बात थी, सब लोगों के। क्योंकि उसके बाद भी जैसे बुआओं से, मम्मी से, सबसे बात करते थे, तो बोलने लगे, "अरे बाबा, इन लोगों ने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया और हमने कभी सीखा भी नहीं, सोचा भी नहीं।" पर दिल में तो उसी ज़रूर तरह से चलता रहा, उस पे ज्यादा उनका ये ध्यान भी नहीं। एक परंपरा की तरह चलता गया कि ठीक है, अगर नहीं पुरुष सिखा प्रधान हाँ, है ये चीज, तो गायकी है वही तो इसलिए। ये परंपरा टूटी कब? ये परंपरा गाने के हिसाब से तो नहीं टूटी पर काम के हिसाब से काम ज़रूर के हिसाब से, हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जब मैंने इसके लिए सोचा तो पापा ने, क्योंकि पापा बहुत ब्रॉड माइंडेड थे और उन्होंने मुझे कभी भी आपके पापा से मत तो मिली ही हैं आप। बिल्कुल, आपके पापा मतलब उस्ताद अलीमुद्दीन अलीम खां डागर। जी, जी, जी। तो जी। पापा से आप मिली हैं, तो पापा ने कभी भी हम लोगों को ऐसा नहीं कहा कि तुम ये नहीं कर सकती या ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जब काम के लिए बोला तो उन्होंने बोला हाँ, आराम से काम करो, उनको कोई कभी दिक्कत नहीं हुई किसी भी चीज़ की।
पर जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया और उसके बाद मैं जॉब भी कर रही थी। पर एकाएक मुझे ज़हन में ये आया कि एक दिन जब उठी मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये नहीं करना है। और मैं आपसे ये यकीन, मतलब मैं सही एक-एक लफ्ज़ सही कह रही हूँ कि ये मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मेरा प्लान कुछ और था कि मैं कुछ और करूँगी। पर एक सुबह जब मैं उठी हूँ तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे तो अपनी परंपरा के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे मेरे दादा के लिए कुछ करना चाहिए। जो हमारे यहाँ परंपरा दादा-अब्बा तक रुक गई है, उसको हमें रिवाइव करना चाहिए। तो मैंने अपना माइंडसेट बना लिया और बस ये सोचा कि मैं जॉब नहीं करूँगी। और पापा ने ना बिल्कुल ही बोलने लगे कि क्यों? मैंने बोला नहीं पापा, मैं तो ये काम करूँगी। वो पापा ने 78 में ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई थी। उस्ताद इमामुद्दीन इमामुद्दीन खान डागर। डागर कमेटी के नाम से। उससे उन्होंने कुछ प्रोग्राम भी करे जिसमें भवानी सिंह जी वो थे, चीफ गेस्ट थे। भवानी सिंह जो परिवार से हैं, हाँ, जयपुर रिलेटिव, राज परिवार हाँ, से। दिया कुमारी जी के फादर। तो वो हमारे पास आज भी सोवेनिर्स हैं और फोटोग्राफ्स हैं। तो पर पापा पूरा टाइम नहीं दे पाए, तो कुछ ही प्रोग्राम करे और फिर उन्होंने उसको ऐसे ही रहा। बट 2003 में हम दोनों बहन भाइयों ने ये सोचा कि हमें तो ये काम करना है इस तरह से। तो मैंने इमरान से बोला कि इमरान, अपन ये कुछ अलग सा काम करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो बोलने लगा कि अच्छा क्या? तो उसको थोड़ा हमने समझाया, अपन ऐसा करेंगे, कुछ और काम पापा ने जो शुरू करा था उसी को अपन दोबारा रिवाइव करेंगे। तो वो बोलने लगा ठीक है। तो उन्हें पापा से पूछते हैं, पापा आप मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, उसको रिवाइव करना चाहती हूँ। तो बोलने लगे कि बेटा वो बहुत मेहनत का काम है। ऐसे किस तरह से? बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर और उसमें आपके पास कुछ है नहीं, मतलब कमा आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं ठीक है, हम कर लेंगे। तो बोलने लगे तुम सोच लो। मैंने बोला जी सोच लिया। बोलने लगे देखो बेटा, एक अच्छी तरह से सोचो, सोच समझ के कोई फैसला करना, और पर फिर तुम बाद में रिग्रेट नहीं करना अपने फैसले पे। उन्होंने ये बोला सोच लो, पर मुझे मतलब रिग्रेशन नहीं विश्वास चाहिए। नहीं हो पा रहा था कि हाँ, कर लोगे कर आप लोगे। तो उन्होंने बोला मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए, बाद में नहीं बोलना मैंने ऐसा करा। मैंने बोला नहीं पापा, नहीं करेंगे। तो बोलने लगे अच्छा ठीक है, तो फिर करिए। तो हमने शुरुआत वहाँ से करी, पापा से इजाज़त ली। फिर उन्होंने बोला कुछ ऐसा ऐसा फैमिली का मेंबर होना चाहिए जो हमें इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बता पाए। और सारी हिस्ट्री मुझे, मतलब मैं बेसिक नीचे से ही अपने आप को पुख्ता करती चलूँ, तभी हम इसको कर सकते हैं। तो मामू साहब के पास गए, फ़हीमुद्दीन डागर साहब के पास, जो उनसे भी आप मिली हुई हैं, आपने उनका इंटरव्यू भी लिया है। तो मामू साहब नहीं 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 बेटा, ये नहीं हो सकता। मैंने बोला क्यों मामू साहब? बेटा आपका दिमाग खराब हो आप, आप ये आप क्या सोच रही हैं, ये कोई आसान बात है? मैंने बोला नहीं मामू साहब, आसान बात तो नहीं है। उनको पता नहीं था दिमाग खराब वाली बेटी इतना कर हाँ, लेगी। उनको ये था कि ये बच्चों ने कभी इस तरह से करा नहीं है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बोले हाँ, एक बेटा पूरे घराने को के रिप्रेजेंट कर रही हैं आप इसको खेल, उनको हमेशा हमारे फैमिली में सबको यह है कि वो उनका प्राइड है, उनकी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, उनकी पूरी ज़िंदगी है। तो वो ऐसे ही आपकी बचकाना हरकत नहीं चलेगी कि आपने बोल दिया कि हम करेंगे, तो आपने कर लिया, क्योंकि आप एक परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको उतनी मालूमात होनी चाहिए, आपको वो सब सीखना पड़ेगा, तब आप जाके कहीं 2 लफ्ज़ बोलने के लायक होंगे। उनका कंसर्न ये था सब लोगों का। तो मैंने बोला नहीं माम साहब, हम कर लेंगे। आप पागल हैं? हाँ, बाद में हम बात करेंगे आपसे। इतनी पागलरी से तो काम हुआ। बाद में बात करेंगे, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और आप इसको आसान समझ रही हैं बेटा, ये ज़िम्मेदारी का काम है। फिर कब वो मान कब गए वो लोग? फिर हमने उनको बोल दिया, ये इन्फॉर्म कर दिया। फिर हमने बोला माम साहब, मैं इसका पहला प्रोग्राम, इसकी ओपनिंग आप करेंगे।
मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सारे पेपर्स और सब कुछ हमने किया। उसके बाद अच्छा, उसके बाद आपने उस्ताद इमामुद्दीन खान डागर इंडियन इंडियन म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर कल्चर सोसाइटी ये बनाई, और हमने बोला मामू साहब मैं प्रोग्राम इसको फर्स्ट अनाउंस करने जा रही हूँ और आप इसको ओपनिंग आपसे ही होगी। तो किस सन की बात है? ये 2003 की बात है। अच्छा। 2003 के अंदर हमने प्रोग्राम किया और 22 साल हो गए? जी 22 साल हो गए हमें। कैसा रहा उनका, क्या उनका वहाँ रिएक्शन था? उसके बाद अब अमृता जी, उस वक्त तो वो हमें बहुत टाइम तक चेक कर रहे थे, वो आए भी बड़ी मुश्किल से आए, पर जब हमने प्रोग्राम सेट कर लिया उन्होंने बहुत दुआएं दी। सलील भट्ट का पहला प्रोग्राम हमने उसमें किया, फ़हीमुद्दीन डागर साहब थे, रविंद्र मंच पर ही पहला प्रोग्राम हमने किया और बहुत अच्छी ऑडियंस और बहुत अप्रिसिएशन मिली लोगों से। और मामू साहब ने भी बोला बेटा बहुत अच्छा काम किया, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी वो हमें चेक कर रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मजदार में जाकर इनका मन हो हाँ, जाए वो कि हो छोड़ जाए। छोड़ो छोड़ो। तो बोला, अच्छा ठीक है चलो अभी तो शुरुआत है, आप ऐसा करिए। पर मामू साहब के साथ बैठ के हमने बहुत टाइम मैंने गुजारा उनसे। मैंने तालीम यूं ली कि एक एक फैमिली कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या गुजरा, क्या लोग थे, कैसे थे, वो बैठ के मुझे उनसे सीखना था। तो और मैं 20 पुश्ते 20 जी, पीढ़ियां इसमें है। जी, तो मामू साहब घंटों बैठ के मुझे उन्होंने खानदान की बातें बताई है। पापा ने घंटों बैठ के, मम्मी ने, क्योंकि मम्मी भी पद्म भूषण उस्ताद रहीमुद्दीन खान साहब की बेटी है, तो उन्होंने भी अपने वालिद सब को, यहाँ अपने भाई की को चीजें। आंखों से देखा, अपने ताया को आंखों से देखा। तो ऐसे इतने घर के बुजुर्गों को, भाइयों को देखा और एक मकाम पे पहुंचते हुए देखा। तो उनको, इन लोगों के लिए कुछ भी ऐसा नया नहीं था, पर हमारे लिए नया था इसलिए क्योंकि हम जब कोई प्रोग्राम होता था तभी उनको देख पाते थे, किसी लोगों को, या वो घर पर आते थे तब देख पाते थे। तो वो हमारे लिए सीखना कि कैसे हुआ करते थे, कैसे रियाज करते थे, किस तरह उनका मूड था, वो शागिर्दों से कैसे। फिर तो वो मेरा रिसर्च वर्क उस वक्त से हम दोनों बहन भाइयों का शुरू हो गया कि हमें किस तरह से मालूमात करनी है, लोगों से मिलना है। तो वो हमने अपनी बातें और लोगों के पास जाना, मामू साहब के साथ बैठना, वो सब बातें हमने सीखनी और समझनी धीरे 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 शुरू करी। तो उसके बाद एक ऐसा मकाम आ गया था अमृता जी, कि जब मामू साहब लिटरली मुझे फ़ोन करके, मुझसे ज़्यादा उनको फ़िक्र रहती थी कि बेटा प्रोग्राम तुमने अनाउंस कर दिया, कैसे करोगी, क्या करना है, किस तरह से करना है। और उनकी इतनी दुआएं, क्योंकि वो दिल से, उनको यकीन हो गया था जब इतना उन्होंने देख लिया। 2011 में उनका देहांत हुआ है। तब तक उन्होंने, मुझे लगता है कि मैं आई एम ब्लेस्ड कि उन्होंने मुझे इतनी दुआएं और इतना सब कुछ दिया कि मैं आज आर्काइव, मैंने उसको आर्काइव में डेवलप कर दिया। जब आर्काइव की भी बात हुई तो मामू साहब ने तब भी मुझे, मतलब उनका हमेशा से उनको मुझे यही ताकीद हुआ करती थी कि बेटा देखो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और आप एक खानदान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कोई भी बात मुंह से बगैर सोचे समझे ना नहीं निकालें, निकालें, क्योंकि बहुत ये जिम्मेदार। हमारी एक परंपरा है, विरासत 30 पीढ़ियों की 20 पीढ़ियों की है। तो आपको हर चीज को समझकर सोचकर बात करनी है, और आप देखें कि हमारे बड़ों ने किस तरह से काम किया है। तो वाकई में मुझे आज वो बात, वो दो इतने 20-22 साल हो गए, एक लंबा अरसा उसको स्ट्रगल का, उसमें बहुत सब कुछ हुआ। आ, लोगों की खिलाफत भी हुई, और आप भी जानती हैं कि बड़ा मुश्किल है क्लासिकल के लिए काम करना, और किस तरह से फंड्स आए, किस तरह से हम इसको, स्पेशली ध्रुपद को हम किस तरह से प्रमोट करें, और लोगों तक लाना ही बिल्कुल बहुत बड़ा इसमें स्ट्रगल होता है। मैं तो आपकी 20 पीढ़ी पीछे जाना चाहती हूँ। मुझे जहाँ तक ध्यान है गिरधर नाथ पांडे जी उनसे यहाँ की शुरुआत होती जी है ना? जी इसके बाद सुरेंद्र नाथ पांडे, जी फिर इनके दो गदाधर बेटे, पांडे, जी 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 है ना? जी बिल्कुल उसके बाद धर्म परिवर्तन हुआ, जी। मुस्लिम से आपने इस्लाम मतलब हिंदू हाँ, छोड़ जी के इस्लाम अपने अपनाए। फिर कौन 2 या 3 नाम है जो उसके बाद आए? शायद 150 साल तक का इतिहास हमारे पास नहीं है। 150 साल का बीच में जी गैप बिल्कुल, हुआ।
क्योंकि मेरे पास अब तक के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मुझे मामू साहब ने अवेलेबल कराए, उसका 150 साल का इतिहास नहीं है बीच में गैप। बीच में वो गैप है, तो वो हमने नाम भी नहीं डाले क्योंकि हमारे पास कोई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वही जो पार्टीशन के वक्त बहुत सब चीज़ों का ख़राब हुई चीज़ें और तितर-बितर भी हो गई, तो वो नहीं अवेलेबल है। तो जो हमारे पास अवेलेबल है, वो मैंने अपने फैमिली ट्री के अंदर लिखा है। और उसके बाद बाबा बैराम खां साहब, जो पहले बहादुर शाह ज़फ़र के कोर्ट में थे, जब उनको रंगून भेज दिया गया, तो राम सिंह जी उनको जयपुर लेकर आ गए और वो उनको पहले ही लाना चाहते थे। वो सवाई राम सिंह सवाई राम जी यहाँ के महाराजा जी, थे, जी, जी, बिल्कुल। वो लेकर आए। वो लेकर आए यहाँ पे और वो चाहते थे कि बाबा बैराम खां साहब हमारे यहाँ आ जाएँ और उन्होंने मतलब उनको, पर वो आना नहीं चाहते थे। उन्होंने बोलने लगे क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, दिल्ली के अंदर हूँ और पंजाब में भी वो रहे, उनके शागिर्द रहे वहाँ पर भी काफ़ी। पर यहाँ पर आने के लिए उनके पास कोई वजह नहीं थी। पर क्योंकि उनको रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह ज़फ़र को, तो अब वो बोलने लगे इतने सारे शागिर्दों का एक बहुत बड़ा हमारे पास वो है, मेरे साथ हैं इतने शागिर्द, किस तरह से कहाँ पर आ जाए। तो राम सिंह जी ने उन्होंने बोला कि आप राजपूताना चलिए मेरे साथ। तो वो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं जाना, कि हम आपको बहुत सब कुछ अवेलेबल करा देंगे, सारा सब कुछ दे देंगे। तो उन्होंने बोला लेकिन कि नहीं, मुझे नहीं जाना। पर एक्चुअल में वो उनको, क्योंकि वो शास्त्री थे, तो वो जानते थे कि ये बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत ज्ञानी हैं और अगर वो वहाँ जाएँगे तो उससे फ़ायदा ही होगा, फ़ैज़ ही पहुँचेगा लोगों को। तो जब सब चीज़ें उनके हाथ, मतलब वो नहीं माने, तो उन्होंने बोला साहब मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, मैं आपसे संगीत शिक्षा लेना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, लेकिन आपने जी। राजपूताना की बात की। जी। राजस्थान के जितने भी रजवाड़े हैं, जी। इन लोगों ने कला, संगीत और इस तरह की जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसको संजोया है बिल्कुल, और कलाकारों को प्रश्रय दिया है। राजाश्रय यहाँ सबसे ज्यादा मिला है। बिल्कुल अभी तो यहाँ पे संगीत देखिए, पेंटिंग देखिए, शिल्प देखिए, जी, सब कुछ इतना सुंदर है। लोग आ रहे हैं देखने राजाओं की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बुज़ुर्ग उदयपुर में रहे हैं। आपके अलावंदे ज़ाकरुद्दीन खान साहब उदयपुर में थे। मेरे दादाजी दादाजी भी इमाम उदय खां डागर। उदयपुर में थे, महाराणा भूपाल सिंह जी के पास। उसके बाद सीनियर डागर ब्रदर्स वहाँ पे कुछ टाइम रहे। फिर वहाँ पे ज़ियाउद्दीन खां साहब, जो बहुत बड़े बीनकार थे, मतलब हमारे यहाँ ननिहाल ददियाल, जैसे बंदे अली खान साहब बहुत बड़ा नाम है बीन में, वो हमारा ननिहाल घराना। तो उनके दोनों बेटियों की शादी मेरे परदादाओं से हुई थी। इस तरह से बीन हमारे फैमिली के अंदर आई, रुद्रवीणा हमारे यहाँ आई। तो राजघरानों का ही पैट्रनेज था। महाराणा भूपाल सिंह जी के पास हमारे दादा अपा रहे, फिर वो जयपुर आ गए। जयपुर में आप राजस्थान कॉलेज में थे दादा अपा हमारे। उसके बाद वो वनस्थली चले गए, हीरालाल शास्त्री जी उनको वनस्थली ले गए। जब ये वनस्थली उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ, जो अभी ये गर्ल्स कॉलेज है, तो वहाँ पे कुछ चुनिंदा लोगों को डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए हमारे दादा अब्बा को हीरालाल शास्त्री जी ले गए। वो आज भी जगह है वहाँ पे और उनके लिए स्थान बना है। उनके लिए स्थान जो बना हुआ था वो आज भी है अच्छा, वहाँ पे, जहाँ पे वो म्यूजिक सिखाते थे। और उनकी वो शागिर्दें भी अब बहुत बुजुर्ग हो गई, कई तो रही नहीं, पर आज भी मतलब ये संगीत एक ऐसी मतलब कला है, मैं कहूँ कि आप कहीं पर भी जाओ वो जीवित रहती है। आप रहो या ना रहो, कहीं जो आपने अगर अपने शागिर्दों को सिखाया है, वो कहीं ना यही कहीं आगे वो बढ़ती है। बढ़ती रहती है। तो ये फल फूलने वाली एक कला है और सबके दिलों में बसती है। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इससे अछूता है। आपने अपने दादाजी की बात की, हाँ? जी। उनकी कुछ यादें, स्मृतियाँ जो आपसे उन्होंने कभी साझा की हों राज घराने में जब वो प्रस्तुति देते थे? अनफॉर्चुनेटली मैंने दादा अब्बा को नहीं देखा। पापा अच्छा। की शादी से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। तो दादा अब्बा की हमने सिर्फ बातें सुनी है और उनके जो शागिर्द थे यहाँ पे डॉक्टर वाई सी मिश्रा, डॉक्टर शर्मा, जो बहुत
बड़े मानने वाले थे और बहुत खुद भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स रहे हैं। डॉक्टर वाई.सी. मिश्रा तो आइज़ स्पेशलिस्ट थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ एसएमएस थे और हमने भी उनको बहुत उम्र में देखा है। तो मतलब वो सीखने आते वो थे? वो सीखते भी थे उनसे और उनका ये आलम हो गया था कि वो मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स है, मैंने रिकॉर्डिंग करी है उन लोगों की। बोलने लगे बेटा हमने ऐसे उनको सुना है कि आप लोग कोई यकीन नहीं कर सकते हैं। हमने उनको देखा है कि वो जब गा रहे हैं तो हम महसूस कर रहे हैं कि ऊपर से फूल बरस रहे हैं और हमें महसूस हो रहे हैं। हमने ऐसी गायकी सुनी है आपकी फैमिली की, हमने ऐसे बुजुर्गों को सुना है। तो ये सारे के सारे एक मतलब वो बोलते थे ये तो सूफी संत लोग हैं, जिन्होंने म्यूजिक को अपना पूरा जीवन दे दिया। तो ऐसे संगीत उन्होंने तो उन वो सारी मेमोरीज उनकी बातें हम लोगों ने रिकॉर्ड करी ताकि वो हमारे पास रिकॉर्ड रहे। फिर पापा से सुना उनके बारे में और जितने भी लोग उनके शागिर्द हैं या जो जिनसे भी मिला तो सब लोगों की वही एक ही बात कि वो इस दर्जे के म्यूजिशियंस थे कि उन लोगों ने अपनी जैसे आत्मा जो है ना उस संगीत में रख दी निकाल के हाँ जी। और बोलने लगे वो साक्षात हम देख पाते थे कि ऐसा हो रहा है। इस वो दर्जे का म्यूजिक इस तरह की परिकल्पना वो जी खींच देते थे जी संगीत के जरिए। जी बिल्कुल मैंने सुना है कि इसमें वैदिक ऋचाएं गाते हैं ध्रुपद गायकी भी, इसके अलावा भी होंगे जी जी बहुत सारे गीत हैं जो इसमें चलते हैं, हाँ बिल्कुल लेकिन सामवेद का सबसे ज्यादा है जो संस्कृत में है। जी जी संस्कृत में उसके बाद फिर संस्कृत में पहले हुआ करती थी कंपोजिशंस। हमारे फैमिली के अंदर भी इनायत खान साहब जो थे वो कंपोजर रहे हैं, पोइट रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है जो मेरे पास मौजूद है। मुझे मेरे पास वो तबर्रुक की तरह है, मामू साहब ने मुझे दिया है। तो मैं तो अपने आप को ब्लेस समझती हूँ कि उन बुजुर्गों ने या किसी और ने भी शायद कल्पना नहीं की होगी कि इस फैमिली की कोई लड़की कभी इस तरह का काम करेगी और जो उनके हाथ का लिखा हुआ जो मेरे पास मौजूद है तो आशीर्वाद है उन लोगों का। तो उसके बाद फिर वो इसमें दूसरा जो आपका आम भाषा मतलब आप मेरे को भी एकदम ध्यान नहीं आ रहा वो लफ्ज़ मैं भूल रही हूँ। तो पहले संस्कृत के संस्कृत के अलावा भी फिर वो सरल भाषा में भी लिखी गई हैं, काफ़ी कंपोजिशंस हैं ध्रुपद की। तो इस तरह से ये सिलसिला हमारे यहाँ का आज तक चला आ रहा है 20 पीढ़ियों तक यूँ। एक दरभंगा भी घराना जी। है ध्रुपद का, तो उससे ये कैसे अलग है? हाँ, स्टाइल ऑफ सिंगिंग में फ़र्क है। स्टाइल ऑफ सिंगिंग में फ़र्क है। जब आप डागर घराने का ध्रुपद आप सुनेंगी तो क्योंकि तो उसमें आपको एक स्मूथनेस, एक स्लो उस पे टेम्पो पे जाती है गायकी। दरभंगा में थोड़ी दमदार गायकी है। गाते वही हैं, सब कुछ उसी तरह से है, पर स्टाइल ऑफ सिंगिंग में फ़र्क है। वो थोड़ा-सा दमदार आप सुनेंगी तब आपको महसूस होगा कि वो उनका गाने का थोड़ा-सा एक दमदार तेज़ गायकी है। और कितने घराने इसका हैं इसके? देखिए दो और हैं, नौहार है, गोहार है, चार कुल। खंडार है और डागुरवानी है, इस तरह से। अच्छा, ये डागुर और डागर इनमें क्या फर्क है? देखिए डागुर डागुर घराना है, डागुर गायकी है ना, तो उसको हमने सरनेम में हमारे नाना अब्बा ने उसको सरनेम की तरह इस्तेमाल करा ताकि जो परंपरा है डागर परंपरा है या ध्रुपद की जो एक परंपरा है वो याद रखी जाए नाम के अच्छा, साथ। तो वो सभी के सरनेम जी वो ही तो बन वो गए। पीछे पहले खान लगाते थे, खान साहब हाँ, बोलते थे पहले हर गायक के आगे उनका सरनेम ऐसा इसने खान साहब ही कहा जाता था। पर ये नाना अब्बा ने जब ये शुरुआत करी तो उसके बाद वो उस्ताद रहीम फ़हीमुद्दीन खान डागर ऐसे हो गए। तो ये डागर और ध्रुपद एक दूसरे के पर्याय बन गए। पर्याय बन गए ये है। हाँ। जी इस तरह से अच्छा, मैंने सुना है कि इसकी जो कहना चाहिए रियाज प्रक्रिया है जी वो बहुत कठिन है। वैसे तो देखिए शास्त्रीय संगीत जी तो वैसे भी बड़े गहरे रियाज की आवश्यकता होती है, जी 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 लेकिन इसके लिए कुछ ज्यादा ही कठिनाई है इसको सीखने में।
जी, बिल्कुल, क्योंकि 5 साल की उम्र से इसमें बच्चे को, जो भी आपके स्टूडेंट है या फैमिली है, क्योंकि ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन है तो तो मोस्टली वो फैमिलीज फैमिलीज़ में चल होता है, तो वो 5 साल से ही बच्चे को बिठाना शुरू कर देते हैं। और फिर 5 साल की उम्र में के बाद से मामू साहब ने बताया कि उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस 30 की उम्र में दिया, 30 अच्छा 35 की उम्र में। मतलब इतने लंबा 25 रियाज़। 30 साल जी। रियाज ही करते रहे। जी, रियाज़। और वो ताउम्र रियाज़ करते रहे। वो बोलते थे मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। बोलने लगे बेटा मैं तो क्या हूँ, मतलब मेरे पापा भी, मतलब मेरे नाना अब्बा भी बोलने लगे, सब उन सब लोगों का यही कहना था कि बेटा हम सीख रहे हैं, अभी हम कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो बोले जब आप इस तरह से रखते हैं अपने आप को कि हम सीख रहे हैं, तो आप में एक सीखने की एक तो ललक बनी ललक रहती बनी रहती है। फिर आप ऐसा नहीं सोचते कि आप बहुत बड़े बड़े करके कलाकार हो गए, कलाकार हो अभिमान गए। नहीं आता। अभिमान से आप झुके झुके रहते हैं। तो बोलने लगे ये सीखने का मतलब ये है कि आप जितना झुके रहेंगे, जितना तहज़ीब में रहेंगे, जितना तमीज़ में रहेंगे, आप उतना ही इसके अंदर ऊँचाई पे जाएँगे। क्योंकि कभी भी आप अपने आप को जब कंप्लीट समझने लगता है आदमी, तो बोलने लगे कि वो फिर फिर डाउनफॉल ग्रोथ शुरू हो नहीं जाता होती है। है, वृद्धि नहीं होती। हाँ, फिर आप सोचते हैं कि आपने तो सब कुछ कर लिया है, तो आपके पास कुछ सीखने को रहा ही नहीं। तो आप उन लोगों ने अपने आप को इस तरह से ढाला हमेशा कि उन्होंने हमेशा अपने आप को सिंपल रखा, बहुत अपने आप को ऐसा रखा कि हम अभी सीख रहे हैं और हम ये समंदर है एक, जिसमें आप डुबकियाँ लगाए जाइए और सीखते जाइए। वो कई लोग बोलते थे, जैसे इंटरव्यूज़ वाले आते थे या कुछ, कि आप इसमें कुछ बदलाव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये बहुत स्लो है, आप इसमें कुछ चेंज करेंगे तो लोग बाग बढ़ेंगे और ऑडियंस बढ़ेगी, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा लोगों को। तो बोलते थे कि वो आप बताइए कि क्या नया चाहते हैं आप? क्या नयापन चाहते हैं बेटा आप? ये तो नित नया है। आप बैठिए तो, सीखिए तो, ये तो नित नया है। बोलते हैं हर हर करे से कुछ ना होए, हर को भजे तो हर का होए। तो ये सोच थी उन लोगों की, और सिर्फ एक ही पीढ़ी की सोच नहीं थी वो सोच उन्होंने अपनी हर पीढ़ी में डाली, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज तक 20 पीढ़ियों तक उसको लाने में बड़े बुजुर्गों का बहुत हाथ है, क्योंकि उन्होंने मेंटली लोगों को बहुत सॉलिड करा और उसकी इम्पोर्टेंस बताई, और उसको वैल्यूज उसी बताई। में लेकर आगे आए। इसमें कोई उसकी कॉम्प्रोमाइज जो मौलिकता थी वो आज तक उसी तरह है। आज तक भी वो बोल रहे हैं कि हम उसी तरह से गाएंगे, हम इसमें कुछ बदलाव हमें बदलाव नहीं वो चाहिए। मिश्रण हाँ, वो कोई मिश्रण भी, हो मतलब वो जाएगा। बोलते थे सिद्धांत सहित या सिद्धांत रहित, कैसा चाहिए आपको, किस तरह से चाहिए आपको। तो उनका ज्यादातर मुझे लगता है कि सब बुजुर्गों का, सब बड़ों का फोकस, जो भी म्यूजिशियंस थे, जिन्होंने भी, जिनकी भी गायकी आज तक जिंदा है, वो डागर परिवार हो या कोई भी ऐसा गायक हो जिनको हम आज तक भी याद करते हैं, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ उसूल बनाए और अपने काम को लेके उसूल बनाए, डेडिकेशन किया और एक ईमानदारी बरती अपने काम के साथ, तो वो आज तक है। और दुआएं बहुत ली, बहुत दुआएं, और बहुत सिंपल। कभी अपने आप को उन्होंने तुर्रम खान नहीं समझा, उन्होंने, लोगों ने उनको समझा। और लोग, मुझे लगता है कि वो आज भी अगर जिंदा हैं तो उनकी अपनी बात की वजह से, उनकी गाने गाने में जो कशिश थी, या जो उन्होंने आपने अपने, पुराने रिकॉर्डिंग्स रखी है जी आर्काइव में। जी बिल्कुल, हाँ आर्काइव्स चलते हैं, चलिए आर्काइव से बात करते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे क्या क्या रखा है, और 100 साल से भी ज्यादा पुरानी उसमें जी मुझे लगता है चीजें हैं। अमृता जी, आर्काइव भी मेरा, जब हमने दोनों बहन भाइयों ने ये फैसला किया कि हम इसके लिए काम करेंगे, क्योंकि इमरान मेरे साथ बराबर बराबर, जब मैंने फैसला किया कि हम ये काम करेंगे, तुम करोगे साथ में, तो उसने बोला हाँ बाजी। तो उस दिन से हम दोनों बहन भाई काम कर रहे हैं, तो हम अपने काम के डागर बंधु हैं।
हमने गाना नहीं सीखा, हम अपने हमने काम करा के का दब से तो बंद हुआ है, क्योंकि हम दोनों बहन भाई पिछले 22 साल से इसके लिए काम कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से लगे हुए हैं कि हम अपने बुजुर्गों ने जो काम किया है उसका 1% भी अगर हम उनको उसी शिद्दत से लौटा सकें तो बहुत बड़ी बात वहाँ होगी। पे आपने उनकी स्केच जी। पेंटिंग रखी है, क्योंकि फोटोग्राफ होते नहीं थे। जी 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 वो है इस फोटोग्राफ्स भी हैं जब से फोटोग्राफी होने लगी। इसके पहले फोटोग्राफ्स भी हैं वहाँ पे। एक बड़ा कलेक्शन है जो मैंने डॉक्यूमेंट अभी करवाया, तो वहाँ पे फोटो गैलरी है, कुछ पुराने रिकॉर्डिंग्स हैं और वो सुन सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स हैं। जी, वो तानपुरा recording- भी है, तानपुरा, हाँ। ना दादा अब्बा का, नाना अब्बा का। वो तो मुझे लग रहा है कि 100 साल जी, मोर से देन 100 ज्यादा। साल। जी जी, उससे उससे पुराना है, तकरीबन 100 साल तो दादा अब्बा के इंतकाल को ही हो गया। तो उस टाइम का तानपुरा हमारे पास है, उनका तानपुरा है। एक और भी तानपुरा हमारे पास था जो किसी वजह से वो डैमेज हो गया, तो एक तानपुरा तो मामू साहब का है, दादा और वो नाना जो अब्बा का जाजिम है। बिछा के जिस पे वो जी। रियाज करते थे, जी जी, वो चीजें संरक्षित हैं। जी जी, मैं बिल्कुल वो रखी हुई हैं। जो भी कुछ उनसे मुझे मिल मिली सका, चीज़। जो भी मैं ले सकी, वो मैंने प्रिजर्व कर लिया और आर्काइव्स में रखा। और आर्काइव्स को भी बनाने का यही एक मेरा और इमरान का वो था मसला कि हम ये लोगों तक पहुंचा सकें। लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं हमारी परंपरा को और नेट पे बहुत सब चीज़ें अवेलेबल है, पर एक सामने बैठ के जो चीज़ आप देखते हैं उसकी एक बात अलग ही होती है। बात है। तो बहुत मुश्किल काम है, हमने मुश्किल काम को चुना क्योंकि कलेक्शन करना भी अपने आप में एक बहुत जुझारू काम है। लोगों से इजाज़त लेनी पड़ती है और आपको तो भारत सरकार ने मान्यता दी उसके बाद। जी, कितनी बड़ी बात है, सरकार की नजर जी। चली गई कि ये दो बच्चे मिलकर कुछ कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। और हम शुक्रिया अदा करते हैं। रवींद्र मंच पे हमें 2 रूम्स अवेलेबल करवाए उन्होंने। हमने बोला हम आर्काइव्स बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने बोलने लगे ठीक है, आपको वो अवेलेबल जगह है हमारे पास तो हम देंगे। तो वो हमारे पास है 2009 से। तो वहाँ पे आप मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऑडियंस से भी और आपसे भी कि आप लोग आएँ, उसको देखें, हमारे यूनिक कलेक्शन को, क्योंकि अभी हमने और भी उसमें कुछ इज़ाफ़ा किया है। मैंने कई बार देखा है जी। अभी तुरंत की बात तो नहीं बता तुरंत की सकते, बात कुछ नया उसने आपकी अपने बात पे और क्या। ऐड किया है हमने कुछ उसके अंदर पेंटिंग्स भी अभी और ऐड हुई हैं। कुछ उसके अंदर हमने आर्टिफैक्ट्स और जो थे और जो यूटेंसिल्स भी हमने वहाँ पे रखे हैं कुछ, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक आर्काइव को और बेहतरीन रिच रूप दिया जाए उसका। क्योंकि वो जगह हमको थोड़ी कम पड़ रही है, वो जगह जितना अब सामान है उस हिसाब से वो जगह कम है, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ और जगह हो। पर तो उस समय उस जगह में भी मैं देखती हूँ आपने कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम जी जी चलाए हैं जी जी, उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स हम, जैसे गुनीजन सभा हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एपिसोड है, सीरियल है जो हम करते हैं दिल्ली में, वो रेगुलर है कई सालों से। और 2003 से मैं 3-7 से मुझे लग रहा है 2007-8 से 2003 से तो हम यहाँ से कर रहे थे, तो क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स कम कम होते थे तो उसी दौरान हम करते थे। पर दिल्ली में ये मंथली सीरीज मैंने कर दी जो हर मंथ में होती है। वहाँ पे तो कहाँ करते हैं? वहाँ पे हैबिटाट में करते इंडियन हैबिटेट से। हैं, हैबिटाट सेंटर में, कभी आईजीएनसीए में, कभी आईआईसी में, जैसे जब जहाँ अवेलेबल होते जगह हैं। अवेलेबल। पर ज़्यादातर मेरे हैबिटाट में हुए हैं क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया और हमें अपनी जगह प्रोवाइड कराई और हम वहाँ पे बाकी और सब कुछ हम करते थे। तो वो बहुत ही पसंदीदा सीरीज़ हमारी हो गई। उसमें क्या करते हैं गुनीजन उसमें से? एक इंटरैक्शन है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, पर यहाँ ऑडियंस नहीं है। वहाँ पे हम ऑडियंस इनवाइट करते थे और बात तो करते हैं वो गुनीजनों से जो संगीता की जी, वो डायरेक्ट बात, क्योंकि ऐसा कभी मौका होता नहीं है ऑडियंस को कि बात कर पाए हाँ हाँ, बिल्कुल संगीत सही कह रही। जब से। परफॉर्मेंस होती है ना, जी तो या तो परफॉर्मेंस आप देख लेते हैं, जी उसके बाद उनके पास समय नहीं होता। जी, बिल्कुल। तो इस वजह से हमने बोला कि कुछ ऐसा बनाया जाए जहाँ पे वो दिल खोल के बात कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑडियंस है
वो हमेशा कलाकारों से रूबरू होने में उनको टाइम नहीं मिलता है या तो, और ऐसा वक्त भी नहीं होता है कॉन्सर्ट के बाद कि वो बात कर सकें। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पे ऑडियंस सवाल जवाब डायरेक्ट कर सके और वहाँ पे वो कुछ परफॉर्म करते हैं जी, वहाँ वो उसके साथ? परफॉर्म भी करते हैं। अच्छा, दोनों चीजें। परफॉर्म भी करते हैं हम, क्योंकि आप अपनी कला को स्पेशली संगीत के लिए बात बाएंगे तो बताएंगे, गायकी से ही तो वो समझाएंगे वाद्य से। एक इस तरह का है कि एक मॉडरेटर होता है उसमें, और संगीत जो म्यूजिशियन है वो होता है। अगर वो रेडी हैं, खाली उनको बात ही करनी है, तो वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो वो परफॉर्म कर कर भी गा कर भी बता सकते हैं। कभी साजिंदे भी साथ होते हैं। गुनीजन सभा का बहुत नाम है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें जो कलाकार आए उनमें से किनको लोगों ने ज़्यादा सुनना पसंद किया कि आप इनको वापस बुलाइए, दोबारा बुलाइए? जी, अमृता जी, गुनीजन सभा की इतनी लंबी लिस्ट है, क्योंकि हमने उसमें तकरीबन बहुत बहुत सारे और हर क्षेत्र के लोगों को, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ सभी अलग अलग आर्ट फॉर्म से लोगों आ चुके हैं। जैसे बिरजू महाराज आ चुके हैं, इकबाल अहमद खान साहब आ चुके हैं, और गुंडेचा ब्रदर्स हैं, ऋत्विक सान्याल हैं, कास्टन विके है, दरभंगा से मलिक बंधु हैं, प्रेम कुमार मलिक हैं, और वासिफुद्दीन डागर साहब कई बार आ चुके हैं। तो उसमें मतलब कभी ऐसा लगता था कि हमारी जो गुनीजन सभा का जो टाइम है, वो लोग बोलते थे कि इसको और बढ़ा दीजिए, क्योंकि बिरजू महाराज के वक्त इस कदर इतना इतना लोग थे, उनके खुद के शागिर्द और हमारे खुद के इनवाइटीज, कि वो एक बहुत मेमोरेबल, वो बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। क्योंकि उन्होंने डांस तो नहीं करा, पर बैठे बैठे जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो लोगों ने इतनी सराही, वो बैठे बैठे ही मुद्राएं बना लेते हैं। मुद्राएं अपना लेते थे। तो हमारे बहुत गुनीजन सभा दिल्ली में, या आप टाइप करेंगी तो उसके व्यूअर्स देखेंगे कि मतलब वो अभी कुछ दिनों से मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि उसको प्लीज़ दोबारा करिए, प्लीज़ दोबारा करिए। तो इस तरह से बहुत बहुत पॉपुलर और बहुत अच्छे अच्छे गुनीजनों को हमने उसमें इनवाइट करा, वो चाहे से तबले के एक्सपर्ट हों या वर्षा जी हों, जो संतूर बजाने वाली पहली महिला है, उनको हमने बुलाया। ऐसे ही तबले के अंदर हमने जो एक्सपर्टीज़ है, दालचंद शर्मा जी जो बहुत बड़ा नाम है, उनको हमने वहाँ पे बुलाया। तो गुनीजन सभा में कलाकारों का बहुत ही मैं तो आपसे कहूँगी जी। कि आप दिल्ली में भी शुरू करिए और जयपुर में भी शुरू करिए जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल सबको उसका इंतज़ार है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे उसको शुरू करना चाहती हूँ और आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ। जो लोग संगीत के प्रेमी हैं वो बड़े रस से, बड़े मन से सुनते हैं और पूरे समय वहाँ बैठे रहते हैं। नहीं मतलब वो अपने बचपन में चले जाते हैं, और किस तरह से उन्होंने अपने गुरुओं से शिक्षा ली, या उनका जो भी जर्नी रही, उसको सुनने में लोगों को इतना इंटरेस्ट आता है, और उनके इतने ऐसे सवाल होते हैं कि आप कभी रिकॉर्डिंग उसकी सुनिए गुनीजन सभा की, इतना आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि कई लोग ऐसा लगता है कि अपना स्ट्रगल जो है इस इतनी खूबसूरती से और इतनी ब्रेवली उन्होंने जो भी सामने रख लेते हैं। सामने रखा है कि आप बहुत कुछ उससे सीखते हैं। तो गुनीजन सभा बिल्कुल हम दोबारा यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। चलिए, इंतज़ार रहेगा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, आप हमें भी इंतज़ार रहेगा, आप एक अच्छी ऑडियंस का, आप जैसे अच्छे कलाकारों का, सुनकारों का। सुनकार, हम तो सुनकार ही हैं, कलाकार नहीं है। नहीं, कलाकार तो आप अपनी फील्ड के कलाकार हैं। जयपुर में आप मल्हार उत्सव कराते हैं, वीणा उत्सव है, ध्रुपद जी, उत्सव, अभी इस तरह के हमने करवाती दुर्गा यात्रा कराई RIC के अंदर, जो 5 दिन की होती है। मेरे ज़्यादातर जो फेस्टिवल्स हैं वो 5-5 दिन के हम रखते हैं। जैसे ध्रुपद यात्रा है, मल्हार उत्सव है, रुद्रवीणा फेस्टिवल है। रुद्रवीणा फेस्टिवल भी एकमात्र फेस्टिवल है अमृता जी जो मैं कराती हूँ,
भारत में? और भारत में, और जितने भी वीणा के रुद्र वीणा बजाने वाले लोग बहुत हैं, कम है वैसे, मुझे बहुत लगता है कम, बहुत कुछ कम। दक्षिण में होंगे एक आध, और जी बिल्कुल, तकरीबन 12-15, जब हमने स्टार्ट किया था इसको तो 12-15 लोग थे। अब कुछ लोग बढ़ गए हैं उसके अंदर, पर वो 5 दिन का, उसके अंदर मैंने उसको ऐसा डिज़ाइन करा कि सुबह एक गुनीजन सभा, फिर शाम को कॉन्सर्ट है, और उसके बाद हमने मेकर्स को भी बुलाया था कलकत्ता से। अच्छा, जो रुद्र वीणा बनाते हैं, बहुत मुश्किल है। जो रुद्र वीणा बजाने वाला नहीं है तो बनाने वाले, और उसको बनाने वाले ठीक करने वाला कहाँ मिले? उसको, क्योंकि उसको हम टेक्निकली भी चाहते थे कि लोग उसको समझें, समझें। क्योंकि एक इतना पुराना साज है और बहुत खूबसूरत साज है। हमारे यहाँ गायन वादन दोनों की परंपरा है, जैसे, पर हमारी फैमिली में गायक ज़्यादा है, वादक कम है। अभी बहाउद्दीन डागर साहब हैं मेरे कज़न, जो रुद्र वीणा बजा रहे हैं, और उससे पहले उनके वालिद थे ज़िया मोइनुद्दीन डागर साहब। तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे रुद्र वीणा के अंदर। पहले वो वज्र आसन में बजाई जाती थी वीणा, रुद्र तो मुझे लगता है सामने रख अब के सामने, बजाते हैं। क्योंकि वो बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी और बहुत भारी भारी भी है और बड़ी भी बन गई है, उनके दोंबे बहुत बड़े हैं। और पहले की जो वीणा है, रुद्र वीणा, वो कंधों पे, अभी ज्योति हेगड़े जैसे वो भी आई हैं हमारे उसमें गुनीजन सभा में, और उनको सबसे पहले मैंने रुद्र वीणा फेस्टिवल में बुलाया था। वो कंधे पे रखकर बजाई जाती है वज्रासन में, तो ट्रेडिशनली वो उसी तरह से बजाते हैं। बट क्योंकि वो डागुर वीणा जो है वो चेंजेस हो गए हैं, बड़ी हो गई है, तो वो नीचे एक पैर पे रखकर ऐसे आड़ी बजाई जाती है। तो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट, ताकि हमारी जो परंपरा है वो रिवाइव हो। जैसे वीणा बनाना बहुत मुश्किल है, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, उसको लोग खरीद भी नहीं सकते। कितनी होती है? मेरे ख्याल से 1.5 लाख 2 लाख के करीब, जितना उसमें और भी जो भी कुछ आप उसमें लगाते हैं, जैसे कौन सी वुड इस्तेमाल करते हैं और क्या, उसके हिसाब से, और उसको बनने में भी टाइम लगता है। पम्पकिन का तो वो उसका जो तोमा होता है वो पम्पकिन होती है, उसको तो प्रोसेस भी बहुत बड़ा है, तो बनाने में भी वक्त लगता है, कम बनाई जाती है। तो वो सब कि टेक्निकली उसका क्या है एस्पेक्ट, उसको भी हमने सामने रखा। तो इस तरह के, जैसे वीणा में हमने ये करा, मल्हार के अंदर हम स्पेशली सारे राग, मतलब राग मल्हार, मानसून सिर्फ मल्हारी गाएंगे सब लोग। स्पेशली मैं जब करती हूँ तो उनको बोलती हूँ कि आप मल्हारी गाएं और मल्हारी बजाएं, और बहुत अच्छा लगता है। वो लाल फेस्टिवल तो बहुत मजा आता और है। उसमें हमने हाँ, पेंटिंग्स भी जोड़ी। ये और अच्छी बात है, जो उस समय जो चित्रकार सामने बैठ के पेंटिंग्स करते हैं। उसमें हमने ऐसा किया कि हमने 5 दिन का वर्कशॉप लगाया, 5 दिन का फेस्टिवल और 5 दिन का ही वर्कशॉप। उसमें हमने स्टूडेंट्स को बोला कि आप, क्योंकि अभी के नए लोगों को तो पता नहीं है कि मल्हार क्या है, कैसे पेंटिंग बनाई जाती है, क्या है, रागों का इतना ज्ञान नहीं है पेंटर्स को। पहले तो राग मेरे ख्याल से बनाई इसी तरह से, पेंटिंग्स रागों की इसी तरह से बनाई जाती थी, पूरी सीरीज होती थी, पूरी सीरीज है, जैसे रागमाला, हाँ, त्योहारों की, बिल्कुल, ऋतुओं की। जी बिल्कुल। तो अभी तो नए लोगों को कुछ पता ही नहीं है, तो हमने एकेश्वर हटवाल जी का नाम आपने सुना होगा, तो हमने पहला जो प्रोग्राम मल्हार का किया था तो उनको बुलाया था, और हमने बोला था कि आप प्लीज़ ये वर्कशॉप आप कंडक्ट करें, तो उन्होंने करा। और हमने उसमें 5 दिन उसमें हमने मल्हार के राग सुनाए उनको, अलग अलग प्रकार मल्हार के, और उनको पहले सुनाए और फिर बोला कि आप अब अपनी मर्ज़ी से बनाइए, इसको सुन के जो आप बना सके, क्या फील कर रहे हैं आप। तो वो मेरे पास पूरा एक कलेक्शन है अब तक के जितने मेरे प्रोग्राम्स हुए। तो इससे हमने एक साथ कई चीज़ों को रिवाइव करा। एक तो स्टूडेंट्स को हमने जोड़ा कि पेंटिंग्स के साथ रागों का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या आपको पुराने जो गाने हैं या फिर पुराने जो म्यूज़िक है हमारा, उसको आप याद करिए और अपने जहन में एक बनाइए, छवि बनाइए, और उसके बाद उसको उतारिए भी। तो कहीं ना कहीं हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि लोगों को याद रहे। जैसे मौली हमने हमारे उसमें गुनीजन सभा में हम बांधते हैं,
कि अच्छा, मौली सभी को हैं, सबको बांधते हैं, क्योंकि पहले वो गुरु शिष्य परंपरा का एक प्रतीक है। तो इसमें हमने ये बोला कि जितने भी लोग आएंगे हम उसको मौली बांध रहे हैं, ताकि हम अपनी परंपराओं को याद रखें कि हम जुड़ रहे हैं, हम एक चीज़ के लिए कमिटेड हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अगर हम अपने नई जनरेशन को इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब हम क्या सर्व कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है कि कनेक्ट करती हैं, और अगर इसको कंटिन्यू करा जाए तो हम बहुत कुछ चीज़ें, बहुत तो नहीं पर कुछ तो बचा पाएंगे। नहीं, बहुत बचा पाएंगे जी। लेकिन एक चीज़ जो मैं गौर करती हूँ, शास्त्रीय संगीत या संगीत, इसकी जो शिक्षा होती है जी कॉलेज में है, जी। स्कूल में भी है, जी। इसमें ध्रुपद गायब है, ये क्यों है? देखिए, ये भी, इसके लिए भी हमने बहुत कोशिश करी कि ध्रुपद को क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक एजुकेशन जो हमारा मेन जो हेड्स है और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उसको इस बात पर गौर करना चाहिए कि जब हम परंपराओं की, विरासत की या हम बात करते हैं, तो जो शुरुआती, जहाँ से शुरुआत हुई है, उसको प्रायोरिटी क्यों नहीं है? बिल्कुल, यही मेरा उसको सवाल था। प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसको उसी तरह से सिखाना भी चाहिए, क्योंकि आप ये कह के कि ये पुराना है, ये पुराना कह के आप उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो पुराना तो सब कुछ है, पुराना तो सब कुछ है। ABCD भी पुरानी है, ABCD के बगैर कुछ नहीं होता। तो उस आप ABCD को अगर आप नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं तो आप वही आधारशिला है। हाँ, तो पर आधारशिला को अगर आप छोड़ देंगे तो आप उसको, आप क्या सोचते हैं कि आप उसमें मुकम्मल होंगे, आप उसमें पुख्ता होंगे, कंप्लीट होंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप इतने बड़े बच्चे जो पेंटिंग के लिए आ रहे हैं या म्यूजिक सीखने, मुझे लगता है वो 15, 17, 18, 20 साल के तो होंगे। जी बिल्कुल, है ना? जी बिल्कुल। अब अगर इसी परंपरा को, इसी ध्रुपद की परंपरा जब आपके परिवार में 5 साल से बच्चे सीख रहे हैं, जी हाँ, जी। अगर यही स्कूल में शुरू से जहाँ से संगीत की शिक्षा आरंभ होती है वहीं से होगा, तो जल्दी बच्चे सीख पाएंगे उस चीज़ को। जी बिल्कुल। अब 17, 18, 19, 20 की उम्र में कोई भी बच्चा आएगा, बिल्कुल, या यूथ आता है, तो वो कब तक सीखेगा और कब परफॉर्मर बनेगा, और या क्यों सीखेगा? उसके बाद भी देखिए, मैं किसी भी उसको बुरा या अच्छा नहीं कह रही हूँ, हम बेसिक बात कर रहे हैं कि आज ख्याल आप सिखा रहे हैं, ख्याल सिखा रहे हैं या आप ध्रुपद सिखा रहे हैं, तो ख्याल और ध्रुपद में जो गाने का फ़र्क है वो तो है ही, पर हम अगर उसी को, जैसे ध्रुपद को अगर हम उसी तरह से, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर आप बहुत सारा ना करके शुरुआत तो करें, कम से कम उसको रखें, तो आप उसको वैनिश ना करें ना। तो ये जिम्मेदारी संगीतकार तो अपने संगीतकार जो है वो अपने तरह से तो जिंदा रखे हुए ही है, कर ही रहा है, जो जैसा भी हो रहा है उसने उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। बहुत सब लोगों ने कोशिश भी की होगी पर वो वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो वो तो अपनी कोशिश कर रहा है, पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का, जब हम परंपराओं की, जैसे मैंने बोला, परंपराओं की बात कर रहे हैं या हम इस तरह से विरासत की बात करते हैं, तो ये तो हमारी प्रायोरिटी, हमारा ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको हमें पहले करना चाहिए, ताकि हम जो अभी स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर हम आधा अधूरा जैसा भी है सीख रहे हैं, और उनमें से टू बी वेरी फ्रैंक बहुत सब लोगों को सिर्फ ऊपरी सतह मालूम है। संगीत की स्थिति बहुत, और संगीत बुरी हो चुकी है, बहुत बहुत बुरी, वो और उतना ही बढ़ रहा है। आप देखिए कि हर घर के अंदर कोई संगीतकार आपको नजर आएगा, छोटा बच्चा भी है वो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, पर विधिवत शिक्षा का कोई ऐसा स्थान नहीं है। ये कट कॉपी पेस्ट की चीज़ है ही नहीं, हमने इसको कट कॉपी पेस्ट बना लिया है। हम सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके और मुंह चला लेते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप इसको ऐसे सीख ही नहीं सकते। आप अगर अच्छे म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही
सीखना पड़ेगा और एक अच्छे गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, एक अच्छे गुरु से शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। पर आप जब शॉर्टकट कर रहे हो तो वो गुरु भी आपको वैसे ही सिखाता है नहीं, और वो ये सीखना ही नहीं चाहता। तो और वो सबसे पहली बात तो है कि आज मैं आपके पास आई हूँ और मैं कल चाहती हूँ कि मैम मुझे आप स्टेज दे दीजिए, तो आप गुरु ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा मैं देखती हूँ जो गुरु थे पहले से जो देखे हैं, जी एक एक सुर लगाने के लिए मुझे लगता है हफ्ते महीनों लगा देते थे। अगर उसका सुर नहीं पकड़ में आ रहा है तो उससे आगे नहीं बढ़ते थे। उन्होंने मैं एक वर्कशॉप हमने बना करी थी, तो मामू साहब उस वक्त हयात थे, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट थे। तो एक स्टूडेंट थी, रजनी करके नाम था उसका। तो बोलने लगे हाँ, वो बहुत ही अलग, उसका थोड़ा सा कुछ अलग ही था, स्लो और कुछ अलग उसमें नज़र आ रहा था। तो माम साहब ने बोला कि बेटा कितने राग याद हैं? तो उसने पता नहीं 150-200 क्या बता दिया। और राग? हाँ, और इतना सब कुछ याद है। तो बोलने लगे बैठ जाओ बाबा, मैं नमस्ते करके बोलने लगे मैं तो एक भी सही से नहीं गा पाता हूँ। तुमने कहा इतने सब सीख लिया। तो मतलब ये हाल है कि आपको, मतलब वो तो एक सिलेबस जो बनाते हैं उसमें फटाफट कुछ कुछ बना के, जो सरल है उसको आप कितना भी प्लस करते रहिए, कठिन में आप प्लस ज़रा देरी से आता है। प्लस उसमें आएगा ज़रूर, पर थोड़ा वक्त लगा कर आएगा, कंप्लीट कर कर आएगा। पर आजकल तुरंत हर चीज़ चाहिए, तो वो नहीं हो सकता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप संगीत में या किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले ही आपको उसका रिजल्ट चाहिए। तो आपकी जर्नी शुरू करें और उसको चलना शुरू करेंगे तभी तो आप, जर्नी हुई ही नहीं। हाँ, तो उससे पहले ही आप और चाहिए रिजल्ट आपको। चाहिए। तो उससे पहले तो कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। आपका ना एक्सपीरियंस है, ना आप उस पे बात कर सकते हैं, ना आप उस पे कुछ बोल सकते हैं। तो उससे पहले आप सब चाहते हैं कि आपका सा, वो बोलते थे सा भी बेटा सही लग जाए। तो मैं हर बार स्टेज पे बैठता हूँ, हमारे यहाँ सब लोग, कि अगर ये यहाँ से, वो बोलते थे मेरा ये ठीक रहा। इतने सीनियर होने के बाद भी वो ये बोलते थे कि ये बेटा इससे कुछ निकल जाए तो समझना कि मेरा सब कुछ सही हो गया। आपने उन लोगों में पाया है कभी कि वो भी स्टेज पे जाने से पहले गंभीर हो जाते थे, या ये सोचते हो कि पता नहीं आज मैं कैसा परफॉर्म? हाँ, वो अपने आप को शांत रखते थे, क्योंकि मैंने जितने लोगों को भी देखा है, सब लोग अपने आप को बहुत तैयार और सुकून, मतलब वो लोग सबसे पहले तो हमारे यहाँ तानपुरे का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे फैमिली में या गाने में, कि जब आपका तानपुरा जो बोलेगा ना राग, उस पे ही वो सारा आपका गाना आधारित है, आपका राग आधारित है। जब वो सही बोलेगा तब आप सही गा पाएंगे या गाएंगे, वो ही गाएंगे आप। तो गायक से पहले आप वादक बनिए। हाँ बिल्कुल, मतलब आपको अपने आप को बिल्कुल एक नॉर्मल से भी नॉर्मल इंसान में तब्दील करना होता है। आपको वहाँ पे सारी आपकी सारी आपकी सब चीज़ें साइड में रखनी होती है जब आप स्टेज पे बैठते हैं तो। और फिर आपको अगर आगे वाला जब तक इम्प्रेस, आप ये सोचें कि हर बार ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी पड़ती है। तो उसके लिए वो 50 साल की 30 साल की मेहनत होती है, तब जाके किसी के मुंह से आप वहाँ सुनते हैं। नाना अब्बा बोलते थे कि बेटा तुम राग को छूना चाहते हो, ये तो देखने से मैला हो जाता है। राग तुम्हारी आंखों में ही नहीं उतरा तो तुम गाओगे क्या? तो म्यूज़िक के लिए या अपने काम के लिए उनका जो नज़रिया था या उनकी जो पहुंच थी वो इस तरह की थी, जो सोच थी वो इस तरह की थी कि उनके रोम रोम में म्यूज़िक बसा हुआ था कि हमको गाना भी है तो लोगों पे वो वहाँ निकलनी चाहिए। तो वो जब तक यहाँ से नहीं होगा वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो समर्पण बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। और जब तक उस काम में, किसी भी काम में जुनून नहीं है तो वो, मुझे लगता है वो पूरा नहीं हो सकता। जुनून तो आपको
डालना ही पड़ेगा अपने काम में। उसके लिए आपको बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है, बहुत ही उससे लगाव की ज़रूरत है। आप अपने काम से प्यार नहीं है तो आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो चार्म, वो खूबसूरती वो नहीं आ पाएगी। जब तक दो लोग बोल ना दें कि हाँ ये आपने काम अच्छा किया है और दिल से, वो दो ही काफ़ी है, बहुत सारों की ज़रूरत नहीं है। सुकून मतलब सेटिस्फेक्शन तो तभी होता है जब आपको अंदर से आप जब मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ हमने आज कुछ अच्छा किया तभी मुझे ही हुआ है। कॉम्प्लीमेंट मिला। तो आपकी वो बात मुझे अब याद आ गया, वो ब्रज भाषा में बाकी की कंपोजिशंस अच्छा, जो पहले उत्तर प्रदेश की भाषा है ब्रज। ब्रज भाषा में बहुत सारी कंपोजिशंस है, वो मैं भूल गई थी उस वक्त बातों पे। तो मतलब ये एक ऐसा सिलसिला है और संगीत हर तरह का आजकल गाया जा रहा है। फिल्मी संगीत भी आप अगर देखेंगी तो जो पुराना है, जिसमें पोइट्री अच्छी है, जिसमें म्यूज़िक अच्छा है, जो अच्छा कंपोज हुआ है, वो आज की पीढ़ी को भी पसंद है। और जो फूहड़ है जिसमें आज की तो लैंग्वेज ही इतनी अजीब है गाने की कि आप आज के भी लोग पता नहीं उसको किस तरह बर्दाश्त करते हैं। जो बहुत ही फूहड़ हैं वो ही बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि वो सब चीज़ें मतलब आप खुद भी नहीं सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे बहुत कंपोजिशन ऐसे हैं, म्यूजिक मतलब आज भी पुराने गाने सब लोगों को अच्छे लगते हैं और वो अच्छे गुनगुनाते हैं और गाते हैं और कहीं भी गा सकते हैं। पर आज का गाना आप आज ही गाएंगे और शाम को भूल जाएंगे। उनमें म्यूजिक भी शायद वो नहीं होता और उनके जो शब्द हैं वो भी बिल्कुल ही खराब हो गई। लिरिक्स तो बहुत ही फुहड़ हो गई है। तो बहुत सारी चीज़ों पे तवज्जो है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा सब कुछ एक बहुत ही फास्ट लाइफ जा रही है। पर अब टू मच हो रही है चीज़ें जो है, मतलब हम कोई भी चीज़ के अंदर डिग्निटी ख़त्म होती जा रही है। वो गाना हो, लाइफ हो, लाइफस्टाइल हो या कुछ भी हो, हम उन चीज़ों से दूर दूर हो गए जा रहा है। जो हमें रूट्स के करीब लाना है वो तो हम भूल रहे हैं। पर हमारे यहाँ शोर बहुत है कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, यूं होना चाहिए, पर यूं सिर्फ लफ्ज़ों में है, प्रैक्टिकली नहीं है। शबाना जी, आपके जो मामूसा हैं उस्ताद फ़हीमुद्दीन डागर, उनसे एक बार मैं मिली थी, इंटरव्यू लिया था। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको भारत में गाना अच्छा लगता है, ज़्यादा लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ ज़्यादा अच्छी मिलती है या विदेशों में? तो उन्होंने बड़ा बड़ा स्पष्ट जवाब दिया और मुझे अच्छा लगा क्योंकि कभी भी किसी इस तरह के गायक या नृत्य करने वाले जो हमारे कलाकार हैं इनसे पूछती हूँ तो वो सबको एक साथ एक जैसा ही बताते हैं, पार्शलिटी नहीं करते। इन्होंने क्या बोला मुझे कि मुझे भारत में ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो मैं गाता हूँ या समझाता हूँ गायकी के बीच में, उसको वो भारतीय परिदृश्य की चीज़ें होती हैं, यहाँ का परिदृश्य है तो लोग उसको समझ पाते हैं। तो एक उदाहरण दिया कि अगर कोई महिला है, नवयुवती है, जिसका विवाह हुआ है, पनघट पे गई है, पानी भर रही है, वहाँ से निकल रही है या कोई गुजर रहा है, देख लिया तो वो अपना पल्लू दांतों में दबा लेती है। इसकी व्याख्या है उस गायकी में। या सहेलियाँ रास्ते में ठिठोली कर रही हैं। बोले ये चीज़ें अगर मैं विदेश में गाता हूँ तो मेरे संगीत को तो समझते हैं, लेकिन संगीत के माध्यम से जो बात कह रहा हूँ वो नहीं पकड़ पाते हैं। और उस चीज़ को यहाँ के लोग दोनों का रस लेते हैं, संगीत का भी और मेरे कथन का भी। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने ये बात बताई। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे मतलब हिंदुस्तान में ये रचा बसा है, ये हर वक्त मतलब संगीत और ये जो परंपराएं है, ये जो संगीत है हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, उसके अंदर हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं उसमें
दर्शाता है, जीवन को दर्शाता है। तो यहाँ के लोग उस वो इमोशन या वो बात जो वो यहाँ अच्छा है और जो भाव है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वो लोगों को सही कहा उन्होंने कि शायद वो वहाँ पे एक सुना कर ही आ जाएंगे और उसका उसका जो सच में जो एसेंस है उसको वो एंजॉय नहीं कर पाए, वो सिर्फ म्यूजिक हिंदुस्तानी हाँ पाए। वो उस म्यूजिक को समझते हैं, उसका वो आनंद लेते हैं। पर उसका जो एसेंस है, जो उसका इंटेंशन है, वो उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ तो वो रचा बसा है और हर महिला या हर जो हमारा गाना है या जो हमारी पोइट्री है उस वक्त जो भी गाई जा रही है उसको हर एक को समझने में यहाँ ज़्यादा आसानी होती है। बिल्कुल ये बात है। हालांकि विदेशी आप देखिए कि बहुत ज़्यादा ध्रुपद में आगे आ रहे हैं। अभी हमने मार्च में जब ध्रुपद यात्रा करी तो उसके अंदर 3-4 विदेशी थे और बहुत अच्छा गाया। कोई जापानी भी जापानी, हाँ, कलाकार जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सुंदर गाया उन्होंने। बहुत वो भोपाल में सीख रही है। क्या नाम है उनका? ब्रदर्स से कियोको नाम था उसका। और वो बहुत अच्छा गा रही है और जबकि उसकी दूर दूर तक भाषा नहीं है, जापानीज है वो, पर वो ध्रुपद आपने सुना होगा या आपने देखा होगा कि वो इतना सुंदर गाई और बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। तो जब यही बात है कि और आई विदेशी कलाकार, यही विदेशी कला, उसमें 5 दिन एक विदेशी कलाकार जरूर था। रुद्रवीणा में भी मुझे लगा है भी जी, कई थे। कास्टन विके बहुत अच्छा रुद्रवीणा बजा रहे हैं और सीखते ये लोग यही हैं भारत आकर ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने असद अली खां सबसे सीखा, पर वो डागरवानी बजाता है, वो बजाते डागरवानी है। तो ये जो उनके अंदर जो समझ, जो उन लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है जो मुझे लगता है हिंदुस्तानियों में से सीखा है, पर वो उसको अपना भी ज़्यादा रहे हैं और डेडिकेशन से कर रहे हैं। और कौन से कलाकार हैं इस तरह के विदेशी जो अभी आपके संपर्क में है? हमारे यहाँ जैसे मारिका आई थी, मारिया कर आई थी और क्योको आई थी। मारिया किस कंट्री से है? ये फ्रांस से थी, वो फ्रांस से था। और ये जापानीज थी। और जैसे कास्टन बहुत अच्छा बजा रहे हैं, कास्टन बहुत सुंदर रुद्रवीणा बजा रहे हैं और वो रहते ही यहीं हैं, वो अपने घर कम जाते हैं। भारत में रहते हैं, मुंबई है, वो कैलकाटा रहते हैं और अब तो वो कहीं और शिफ्ट हो गए, कहीं और जाके पौंडीचेरी कहीं पर अभी हाल फिलहाल उन्होंने कुछ शिफ्ट किया है। तो इस तरह से बहुत बहुत सारे ऐसे। मैं उनका क्रेज आपको बताऊं, उन कितने क्रेजी हैं। जयपुर आए थे पिछली बार जब, तो सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या पोस्ट डाली थी, फोटो लोग मोस्टली अपनी डालते हैं ना कि मैं पहुंच गया। उन्होंने होटल में अपनी रुद्रवीणा को जहाँ पे उसको स्थापित करके रखा था ना, वो फोटो सोशल मीडिया पे डाली। होटल मंदाया है जहाँ पे हमने उनको रुकाया था, तो वहाँ का एक जो रूम है जहाँ हमने उनको रुकाया था, वहाँ वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और इत्तेफाक से वहाँ पे कुछ वीणा की तस्वीर एक आध थी और वो रूम की वो हमने भी डाउनलोड करी थी। कास्टन से मैंने बोला था, कास्टन इतनी खूबसूरत तस्वीर है। अरे वो बिल्कुल जैसे राजा को सिंहासन पर बैठाते हैं ना, उनको सिंहासन दे रखा था अपनी रुद्रवीणा। मुझे अच्छा बहुत लगा इनफैक्ट। जी वो बहुत सुंदर उनका वो रूम था और उन्होंने उसमें बाकायदा अपनी रुद्रवीणा का जो है ना फोटो सेशन मॉडलिंग करवाई उनसे। पर वो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत लाइक्स भी आए थे उस पे और उनको शौक भी है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि रुद्रवीणा के अलावा उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। हाँ नहीं है। बहुत बहुत अच्छा कलाकार है और बहुत अच्छे इंसान भी है। वो बहुत डेडिकेटेड है और वो बनाता भी है, बनाता भी है, खुद बनाता भी है। अच्छा, तभी कोलकाता में थे, वहाँ रह के उन्होंने सीखा है कारीगरों से बैठ के बनाते भी है वो रुद्रवीणा। तो ये एक चीज जो इतना पैशनेट होना, ये सीखनी चाहिए कि वो लोग जो भी काम करते हैं बहुत दिल लगा के करते हैं और वो सीख लेते हैं। हमारी सारी सब चीज़ें तो इसीलिए वहाँ चली गई और सुरक्षित है यहाँ से ज़्यादा, क्योंकि वो ले गए, चाहे से भाषा हो या कोई इंस्ट्रूमेंट हो या कुछ भी चीज़ हो, आयुर्वेद हो, चाहे से सब तो गया वहाँ।
इसीलिए गया क्योंकि उन्होंने अपना 100% दिया, और उसको पूरी तरह अपनाया पूरी तरह से। ये अपने यहाँ अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं? हाँ, सीखने वाले। नहीं, अब कुछ लोग बढ़ रहे हैं, अब कुछ लोग सीख रहे हैं, और ध्रुपद बहुत लोग सीख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे विदेशी, मतलब हमारे हम डागर फैमिली के जो स्टूडेंट हैं, जैसे गुंडेचा ब्रदर्स हैं और ऋत्विक सान्याल साहब हैं जो अभी आए थे, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। और ऐसे वो हैं उदय भवलकर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्टूडेंट, उन लोगों के भी अच्छे स्टूडेंट हैं, निकल रहे हैं। तो ध्रुपद अच्छी तरह से अभी फल फूल रहा है, लोगों को सीखने के लिए, मतलब लोगों में इच्छा जागृत हो रही है कि इसको सीखना चाहिए, बचाना चाहिए, और काम भी हो रहा है इसके लिए। तो ये एक अच्छा मुझे लगता है कि वो जो बीच में एक लहर चली थी, और अभी भी कुछ कुछ लोग बोल देते हैं ध्रुपद स्लो है, स्लो ज़रूर है वो, पर इसलिए स्लो है कि मेडिटेशन की तरफ भाग रहे हैं आप सब लोग। तो आप ध्रुपद सीखिए ना, या आप शास्त्रीय संगीत सीखिए ना, ध्रुपद मत सीखिए, शास्त्रीय संगीत सीखिए, तो आपको वहाँ सुकून मिलेगा। बिल्कुल, यही तो मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन है। तो हम जब जाई उस तरफ रहे हैं, तो हम ये परंपराएं जो हमारे बड़ों ने बनाई हैं या पूरी पुरानी चली आ रही हैं, तो उसको भी बचाइए, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमको उसको प्रायोरिटी पे रखना है। जब हम ध्रुपद की बात करते हैं तो उसकी इतनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, उसको उतने ही आदर होना चाहिए कि ये ज़रूरी है, ये एक ऐसी गायकी है जिसको हमको बचाना है। तो उसके लिए काम भी करना है। जो काम कर रहे हैं, जो कलाकार हैं, वो तो कर ही रहे, पर और भी जिम्मेदारी, जस्ट नाम मात्र की नहीं बात होनी चाहिए, उसके लिए करना भी होना चाहिए। सरकार का मैं जो देखती हूँ पद्म पुरस्कारों में डागर घराने से मुझे लगता है 3-4 नाम जरूर है जिनको पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म बिल्कुल भूषण। बिल्कुल, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। तो पद्म भूषण हमारे फैमिली के अंदर मेरे नाना पद्म भूषण थे, रहीमुद्दीन डागर साहब। मेरे मामा जी पद्म भूषण थे। मेरे ताऊ जी अमीनुद्दीन डागर साहब जो सीनियर डागर ब्रदर्स के नाम से थे, वो पद्म भूषण थे। पद्मश्री वासिफुद्दीन डागर साहब हैं। तो यही मैं कह रही हूँ ना कि सरकार इतने बड़े बड़े पुरस्कार इसको दे रही है, इस कला को, और लेकिन इसको सिखाने का स्कूल के स्तर पे प्रयास नहीं है, स्कूल कॉलेज के स्तर पे नहीं है। चाहिए। और मेरी बहुत ही इच्छा है कि हम इसके लिए जैसे कोशिश तो कर सकते करी है, ऐसे ही मेरी इच्छा है कि एक ध्रुपद केंद्र भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ये सारी सब परंपराएं, ये पुरानी परंपराएं, स्पेशली ध्रुपद की प्रमोशन के लिए काम होना चाहिए और सीखना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए। वो जो सीख रहे हैं अलग अलग अपने गुरुओं से, स्पेशली जयपुर के अंदर कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ शबाना डागर, जो डागर घराने से संबद्ध हैं और ध्रुपद गायकी को लेकर लंबे समय से काम कर रही हैं। ध्रुपद गायकी को और लोकप्रिय बनाने के लिए इनके प्रयास जारी हैं। हम उम्मीद करते हैं आज का हमारा यह पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। हम आपसे दोबारा मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.